हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। आपकी वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे जो नर्सिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, जिन लड़कों ने 12th कर चुके हैं और 12th करने के बाद सोचे इंडियन आर्म फोर्सेस में करियर बनाने के लिए, वो भी साइंस साइड से और वो भी बायोलॉजी साइड से या फिर नर्सिंग साइड से बनाना चाहते हैं, लाइक एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग साइड्स में। तो उसके रिगार्डिंग उनको काफ़ी डाउट्स है कौन सा कोर्स उनके लिए बेहतर रहेगा। अगर आप क्लास 10th में है, 9th में या फिर 6th में है, अगर आपकी जो फ्यूचर है, आप चाहते हैं कि डिफेंस के साथ मेरा फ्यूचर रहे, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर ऐसा कोई बंदा है या फिर आपकी जान पहचान का कोई है, उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम टोटली 3 चीज़ों पर फोकस करेंगे। दैट मीन्स नर्सिंग का जो इंडिया में कोर्सेस होता है, जो पहला कोर्सेस आता है वो एएनएम आता है, ठीक है, ऑक्सिलरी मिडवाइफरी करके कोर्स आता है, नर्सिंग मिडवाइफरी। उसके बाद जीएनएम आता है जो जनरल नर्सिंग कोर्स होता है, और फिर बीएससी नर्सिंग। डिफेंस इस सेक्टर को कैसे कितने प्रेफरेंस देता है, कौन सी डिफेंस के सेक्टर्स में कितनी वैकेंसीज है, कौन सी रैंक में हम जाते हैं, कितनी सैलरी रहता है और हमारे लिए बेस्ट कोर्स कौन सा होने वाला है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, हमारा एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है आर्मी सर ऑफिशियल। पब्लिक चैनल है, जाके सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। वहाँ पर टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए। 1400 से 15 बंदे एनरोल हो चुके हैं, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, आपके कोई डाउट्स है तब। अभी आते हैं टॉपिक पर वापस। देखिए, पहले तो आपकी माइंड सेट होना चाहिए कि मैं एक डिफेंस में करियर सेट करना चाहूँगा। डिफेंस में हम 2 कैटेगरी में हम यहाँ पर बात करेंगे, एक मिलिट्री कैटेगरी में, दूसरा है पैरामिलिट्री कैटेगरी में। दोनों ही इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर आता है। मिलिट्री कैटेगरी में हमारा आ जाते हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। उसके बाद पैरामिलिट्री सेक्टर्स आपको पता है, लाइक सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी, एनआईए और बहुत सारी चीज़, आसाम राइफल आ गए, ये सारी चीज़ वहाँ पर आ जाते हैं। अभी बात करते हैं, पहले एक कोर्स को पकड़ते हैं, उसको एएनएम को पकड़ते हैं। एएनएम इज जस्ट लाइक ए डिप्लोमा कोर्स होता है। यहाँ पर लड़का और लड़कियाँ दोनों कर सकते हैं और दोनों के लिए वैकेंसीज रहता है। अभी एक चीज़ हमने मान लीजिए, एक लड़की या लड़का फिर 12th के बाद एएनएम कोर्स किया उसने, सिविल की जो उसकी जो सैलरी होता है, यहाँ पर थोड़ी सी आपको हिंट देना चाहूँगा, लगभग 10 से 12 हज़ार या फिर 15 हज़ार स्टार्टिंग होता है। जो एएनएम कोर्स होता है वो क्या होता है, एक बेसिक होता है, बेसिक कोर्स होता है, ठीक है। एक पैरा जंप होता है, पैरा जंप बेसिक कोर्स होता है, एक एडवांस होता है। बेसिक कोर्स का मतलब क्या है, इस लेवल तक एक सोल्जर पैरा यानी ऊपर से जंप कर सकता है। एडवांस लेवल क्या होता है, उससे कहीं को ना ज़्यादा ऊपर से हथियार के साथ, वेटेज के साथ, पैराशूट को इतना नीचे आने के बाद वो सब प्रैक्टिस कहाँ होता है, वो एडवांस कोर्स में होता है, ठीक है। अभी आपको बेसिक और एडवांस में फर्क समझ में आ गया। बेसिक मतलब एक लिमिट होता है, एडवांस मतलब पूरा कंप्लीट। तो यहाँ पर जो एएनएम कोर्स रहता है वो बेसिक कोर्स होता है एक नर्सिंग का, जो बेसिक चीज़ें एक सिखाया जाता है, लाइक कि गांव में हो गया, एरिया में हो गया, छोटा मोटा हॉस्पिटल है, वहाँ पर ये काम चला लेगा, ठीक है। तो एएनएम कोर्स हो गया। क्या एएनएम कोर्स डिफेंस फोर्सेस में अलाउ है, क्या वो ऐसे वैकेंसीज होता है? बिल्कुल ये होता है। एएनएम पोस्ट के लिए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का कोई भी वैकेंसीज नहीं है, ठीक है। आपको पता ही है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में यहाँ पर तो नर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर मेल नर्स काम करते हैं, जो आर्मी में नर्सिंग असिस्टेंट, एयरफोर्स में मेडिकल असिस्टेंट और नेवी में मेडिकल असिस्टेंट। तो यहाँ पर क्या है, जैसे कौन काम करता है, यहाँ पर मेल काम करते हैं एज ए नर्सिंग असिस्टेंट। उनकी क्या क्वालिफिकेशन होता है, सिर्फ 12th पास होते हैं, उसके बाद उनको नर्स बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि 2024 में प्लान चल रहा है कि जो लड़कियां 12th पास है बायो साइड से, उनको आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में एज ए नर्स काम करने के लिए मौका दिया जाएगा। खैर वो बात की बात है, आउट ऑफ टॉपिक है, हम टॉपिक में वापस आते हैं। तो एएनएम अगर कोर्स कर लिया, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में आपकी कोई वैकेंसी नहीं है। यहाँ पर एएनएम ने जिन्होंने किया है या फिर करने वाले हो, देखिए आपकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस मतलब एक सीआईएसएफ हो गया, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सीआईएसएफ आपने देखा होगा कहाँ पर रहते हैं, ये एयरपोर्ट में रहते हैं। सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, आपको हर जगह मिलते हैं। उसके बाद आपकी आईटीबीपी हो गया, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस हो गया, असम राइफल हो गया, ठीक है, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल हो गया। तो ऐसे फोर्सेस बहुत सारे हैं जो पैरामिलिट्री काम करते हैं, जिसको अर्धसैनिक बल हम कहते हैं। लड़ाई के दौरान क्या करते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं, और मिलिट्री, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के फ्रंट में जाकर लड़ाई करता है, ठीक है। तो ये में एक कांस्टेबल का पोस्ट आता है, हेड कांस्टेबल, ठीक है। कांस्टेबल में फर्क है, हेड कांस्टेबल में फर्क है। कांस्टेबल, उसके बाद जो हेड कांस्टेबल बनने में आपको कई साल लग जाता है, यानी 8, 10, 12 साल लग जाता है। एक कांस्टेबल की सैलरी तकरीबन 35,000 होता है, 30 से लेकर 35,000, और एक हेड कांस्टेबल की सैलरी तकरीबन 50 से लेकर 55,000 तक होता है। तो देयर इज बिग डिफरेंस।
इन सैलरी स्ट्रक्चर ऑल्सो। तो आपकी जो भर्ती होता है पैरामिलिट्री फोर्सेस में हर जगह, ये जितने भी फोर्सेस है CISF, CRPF, BSF, ITBP, SSB, असम राइफल, ये जितने भी वैकेंसीज है यहाँ पर निकलता है। आपकी कांस्टेबल पोस्ट में कोई निकलता है, कोई हेड कांस्टेबल पोस्ट में भी निकलता है। CRPF को अगर देखा जाए, जिसकी नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली, ये हेड कांस्टेबल में देते हैं। अगर आप RRB यानी रेडियो रिक्रूटमेंट बोर्ड में देखें, यहाँ पर ये ANM वाले को रखते हैं, यहाँ पर सिर्फ कांस्टेबल पोस्ट में रखते हैं, यानी 30-35 हज़ार की सैलरी में रखते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सैलरी, मैं आपको एक नॉलेज दे रहा हूँ कि आपकी इतनी सैलरी होगा अगर आप इस लेवल पर करेंगे। लेकिन कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्या कर रहा है, हेड कांस्टेबल पोस्ट देता है ANM वालों को, तो वहाँ पर आपको फायदा होने वाला है। ठीक है, अगर आपको हेड कांस्टेबल वाला पोस्ट निकला है, उसमें अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 50,000 होगा। ठीक है, 45 से लेके 50,000 होगा स्टार्टिंग। और जो आप कांस्टेबल में पोस्ट में डायरेक्ट मतलब एंट्री कर रहे हैं, हेड कांस्टेबल में नहीं कर रहे हैं, तो कांस्टेबल में 30 से लेके 35 से आपकी शुरुआत होगा। यहाँ पर ANM के बाद हम खत्म कर देते हैं। अभी आ जाते हैं हम GNM में। ठीक है, जो जनरल नर्सिंग 3 साल का होता है, ANM होता है 2 साल का। अभी यहाँ पर क्या है, जो वो BSc होता है, BSc नर्सिंग और GNM को इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एक लेवल पे देखता है, मतलब ये दोनों को मानता है कि सेम ही है, बराबर है। और हो भी सकता है क्योंकि 3-3 साल की इनकी होता है और इंटर्नशिप भी होता है 6-6 महीने का। लेकिन सिविल में क्या है, BSc नर्सिंग को थोड़ा सा लेवल अप दिखा जाता है एज कम्पेयर टू GNM। ठीक है, लेकिन इंडियन आर्म फोर्सेस मानता है दोनों सेम है, बराबर है। तो जो भी लड़कियां लड़का कोर्स करके रख चुके हैं या फिर करने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं, जो BSc का जो नर्सिंग आपने किया है, BSc नर्सिंग की बात कर रहा हूँ, वो इंडियन एयरफोर्स में ओनली मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है नर्सिंग असिस्टेंट के लिए। समझ गए, BSc नर्सिंग वाले को, उसको क्या कर सकता है, वो इंडियन एयरफोर्स में अप्लाई कर सकता है। ठीक है, साथ में आप आर्मी नेवी पे भी मतलब अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपकी एज क्राइटेरिया वो रहेगा नहीं, 21 से आप क्रॉस हो जाओगे। लेकिन एयरफोर्स आपको 24 साल तक अलाउ करता है, ये आपको एक टिक। दूसरी क्या हो गया, दूसरी आते हैं हम पैरामिलिट्री फोर्सेस में। यहीं पर आपकी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज होता है। जो गांव में रहते हैं, छोटे छोटे सिटी में रहते हैं, उनको एक्चुअली पता नहीं रहता। खास करके जो लड़कियां ये वीडियोस देख रहे हैं, आप लोग हिस्से पीटे की नौकरी करते हैं, वहाँ पर जाके कोई जनरल नर्सिंग में, मेरा भी एक दोस्त था BSc नर्सिंग करके, वो भुवनेश्वर में एक हॉस्पिटल है वहाँ काम करता था, लड़की था। ठीक है, उसको मैंने बताया CRPF की उसने स्टाफ नर्स क्लियर किया सब इंस्पेक्टर की रैंक में। आज की डेट में उसकी सैलरी लगभग 70,000 है, वो 2 स्टार लगा के घूमती है वो। ठीक है, तो पता ही नहीं रहता। तो इसलिए क्या है, आपका जो आप GNM करो या फिर BSc नर्सिंग करो, जो आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गए, पैरामिलिट्री फोर्सेस आपको ऑफर करते हैं SI रैंक, स्टाफ नर्स रैंक, मतलब सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स, इनको बोला जाता है वहाँ पर स्टाफ नर्स। जैसे फौज में उनको नर्सिंग असिस्टेंट बोला जाता है, वहाँ पर स्टाफ नर्स बुलाया जाता है आपको। स्टाफ नर्स में आपका जो रैंक रहेगा वो सब इंस्पेक्टर रहेगा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। वहाँ पर जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगा 60,000 से ऊपर स्टार्टिंग सैलरी रहेगा। आपके 2 स्टार्स आपके कंधे में रहेंगे, सब इंस्पेक्टर का रैंक रहेगा, काम आपका नर्स वाला होगा। तो आप देखिए, आप पूछ सकते हैं सर ANM और GNM में इतनी फर्क क्यों? देखिए, ये 2 साल की कोर्स है, बेसिक कोर्स है, वो एडवांस कोर्स है। वहाँ पर अगर डॉक्टर नहीं रहेंगे, चाहे CRPF के, चलो मान लियो भर्ती निकला, आपने देखे सिलेक्ट हो गए, वहाँ पर अगर डॉक्टर नहीं रहे, तो जो BSc नर्सिंग वाला होगा वो काम चला लेगा। BSc नर्सिंग इज जस्ट लाइक ए मिनी डॉक्टर। ठीक है, वहाँ पर वो काम चला लेगा। तो इससे ज़्यादा जिम्मेदारी उसकी है, उससे ज़्यादा काम उसकी है, उसकी ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी उसकी ज़्यादा है, तो उसकी सैलरी और रैंक में भी फर्क है। और जब आपकी रैंक सब इंस्पेक्टर जाता है, आपकी जो लाइफस्टाइल होता है एक ऑफिसर रैंक में आप आ जाते हैं, तो आपकी लाइफस्टाइल भी एक ऑफिसर रैंक में होता है। ANM की लाइफस्टाइल एक जवान रैंक में होता है, तो दोनों की लाइफस्टाइल में भी काफ़ी अंतर रहता है, फैसिलिटीज में भी काफ़ी अंतर रहता है। तो ये हो गया आपकी 3 कोर्स हो गए। एक कोर्स में और बताना चाहूँगा, जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस होता है, आपने सुना होगा इंडियन आर्मी में जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस यानी MH में जहाँ बैठते हैं मिलिट्री हॉस्पिटल में, वहाँ पर क्या होता है, पहले BSc वालों को लेते थे, जो पोस्ट BSc कर चुका है उसको लेते थे पहले। तो अभी क्या है, इसको थोड़ी सी बंद कर दिया गया 4-5 साल में, और इसका कोई भी अभी क्लियरिटी नहीं है। हो सकता था कि इस साल के लास्ट में इसकी क्लियरिटी आने वाला था, लेकिन अभी तक इसकी कोई क्लियरिटी नहीं है। होप अगले साल आएगा, लेकिन थ्रो प्रोसेस आएगा कि आपको नीट देना पड़ेगा। ये जो बाकी एग्जाम्स है इनमें नीट देना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर भर्ती हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर क्या, आपको नीट देना पड़ेगा, चाहे आप BSc कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको नीट देना होगा। 2 आपको मौका होता है, एक तो 10+2 आपने कर लिया, उसके बाद नीट दे के
है, सीधा आप सिलेक्ट हो गए MNS में, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में, और आप चले गए 4 साल के कोर्स के लिए। या फिर BSc नर्सिंग के बाद आपने नीट दिया, फिर आप सिलेक्ट हो गए, या 1 साल का कोर्स करने के बाद आप बनते हैं फौज में लेफ्टिनेंट। वहाँ पर 10+2 के बाद भी लेफ्टिनेंट, यहाँ पर भी लेफ्टिनेंट। आपकी सैलरी 1 लाख के बराबर होता है और इंडियन आर्मी की आपको लेफ्टिनेंट रैंक दिया जाता है। ये होता है काफ़ी टॉप होता है। इसमें तकरीबन आपकी वैकेंसीज होता है 250 के 220 की वैकेंसीज निकलता है, हर साल निकलता है, अभी जस्ट निकला था। इसकी जो नीट की कट ऑफ होता है 450 से 500 के आसपास, इसके ऊपर अगर जाते हो तो कट ऑफ होता है। उसके बाद एक CBT का एग्जाम है, काफ़ी वीडियोस मैंने बताया है, आप चैनल में जाके देख सकते हो। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए। हम आगे बढ़ते हैं, अब कंक्लूजन को आते हैं कि सर बेस्ट करियर ऑप्शन क्या है। मैं एक लड़की हूँ, लड़का हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ या फिर कंप्लीट कर चुका हूँ नर्सिंग, तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? बेस्ट ऑप्शन आई थिंक इज BSc नर्सिंग या फिर GNM। ये दोनों बेस्ट ऑप्शन है, आप इन दोनों को करिए, ठीक है। ANM मुझे नहीं लगता इतना, क्योंकि BSc नर्सिंग करोगे कहीं बाहर जाओगे, आउट ऑफ इंडिया जाओगे। मेरा एक दोस्त है केरला में, उसकी बहन कहीं आउटसाइड में है, तो वो नर्सिंग कोर्स करके गया, उसकी 4 लाख की सैलरी है। डू यू बिलीव? 4 लाख की सैलरी है, आउट ऑफ इंडिया में वो काम करती है, 4 लाख की सैलरी है, BSc नर्सिंग है। तो BSc नर्सिंग और GNM ये दोनों अगर कर लिया, आपकी जो आपका एक सिविल का भी बन जाएगा, एक फौज की तरफ से भी बन जाएगा। तो फौज के लिए हम डिस्कशन करते हैं, हमारा चैनल फौज के लिए, तो आई सजेस्ट BSc नर्सिंग या फिर GNM। ANM के साथ मत जाइए, कांस्टेबल में किस लिए नौकरी करना, एक एटलीस्ट एक ऑफिसर रैंक में करिए, बहुत मजा आएगा और मतलब एक इज्जत भी मिलेगा अंदर और बाहर भी। सिविल में भी आओगे, अंदर इज्जत मिले, चाहे लड़की हो, सब इंस्पेक्टर के जो रिश्ते आएंगे वो एक DSP लेवल पे आएंगे, ठीक है। आपकी जो शादी होगा कुछ हायर रैंक के ऑफिसर से शादी करेंगे, मतलब आपकी हिसाब से लड़का है तो आप जो शादी होगा या फिर आपकी जो भी स्टैंडर्ड्स बनेंगे, आपसे अब वाले स्टैंडर्ड्स में आपको लड़कियां मिलेंगे। तो ये बेनिफिट्स है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप मुझे बताइए आपने कौन सा कोर्स किया है या फिर आप सोच रहे हैं कौन सी कोर्स करने के लिए। और कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।